बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के पीके नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर केएमयू की इंपॉर्टेंट स्लाइड। हमने पिछली वीडियो में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। जी हाँ, तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी कवर करें और साथ साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं, क्योंकि इसमें 4 साइंटिस्ट की मुख्तलिफ डिस्कवरी एक्सप्लेन की गई है, कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं इन चारों साइंटिस्ट में, जो कॉमन होता है इनमें, और आप याद रख सकते हैं केएमयू एग्ज़ाम्स के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी? Microbiology, the term microbiology derives its name from the 3 Greek words micron, bios and logos. Micro means small, bio means life, logos means study. So the study of the small microorganism is called microbiology. जी हाँ, हमारे पास है is the science that deal with the study of the microorganism. पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि माइक्रोबायोलॉजी पहले कौन से साइंटिस्ट ने ये नाम दिया था। माइक्रोबायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम लुईस पास्चर, जो बाद में इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे मज़ीद उस साइंटिस्ट के बारे में। तो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी वर्ड लुईस पास्चर ने डिराइव किया था, और इसका क्या मतलब है? इट इज़ द स्टडी ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म एंड द एजेंट दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन क्लियरली बाय द अनएडेड नेक्ड आई। ये इस तरह के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप। टू बी मोर सिंपल, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग ऑर्गेनिज्म द माइक्रोस्कोपिक साइज। तो ये मज़ीद इसको सिंपल किया जाए तो ये स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द माइक्रोस्कोपिक साइज। छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक साइज़ में होते हैं और ये हम नेक्ड आई के ज़रिए नहीं देख सकते, तो हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, स्टडी करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर विच कैन नॉट बी सीन बाय और नेक्ड आइज। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो 1 मिलीमीटर से डायमीटर में छोटे हो और हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो हम उसको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी वेव्ड थ्रू माइक्रोस्कोप एंड दे कैन एग्जिस्ट एज सिंगल सेल और क्लस्टर्स। तो ये हमारे पास सिंगल सेल में भी हो सकते हैं और इसके अलावा क्लस्टर और कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड द सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लाइक बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई भी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। लेकिन वायरस क्या होता है? वायरस आर आल्सो इंक्लूडेड इज वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आर एसेलुलर। वायरस को भी क्या किया जाता है? वायरस प्लस प्रायोन, इन दोनों को भी डिवाइड किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन ये एसेलुलर है, नॉन लिविंग थिंग्स है। यहाँ पर वायरस को क्यों इंक्लूड किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में? क्योंकि इनके कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो लिविंग की तरफ इशारा देते हैं, यानी कि वायरस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लिविंग थिंग में भी आते हैं, तो इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैटेगराइज किया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि प्रायोन प्रोटीन को भी, जी हाँ, प्रायोन प्रोटीन जो होता है ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है। तो ये दोनों हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं और हम माइक्रो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ओके जी, आगे जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। ये माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट को क्यों इंक्लूड किया गया हमारे नर्सिंग में? तो आइए इसको हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और इसके अलावा कुछ 2-3 स्लाइड्स और भी है इसी इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग पर। ओके जी, इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी क्यों है? नर्सेज आर इन्वॉल्व in managing all aspects of the patient health and infection controls in the hospitals. नर्सेज जो होते हैं वो इंटरेक्ट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ इन्फेक्शन पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। नर्स मस्ट नो द माइक्रोबायोलॉजी। नर्स को चाहिए कि वो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में ज़रूर जानता हो, क्योंकि टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट एंड टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर नर्स को ये पता ना हो कि कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्फेक्शन काज कर सकता है, तो उसके लिए प्रिवेंशन किस तरह करेगा, उसके लिए हेल्थ प्रमोशन या सेफ्टी प्रिवेंशन किस तरह करेगा। तो इसलिए नर्स को माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाती है ताकि वो जान सके कि कौन से स्मॉल ऑर्गेनिज्म
कौन सी डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं किसी भी पेशेंट में। नर्सेज यूटिलाइज द कंसेप्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी वाइल गिविंग द पेशेंट केयर और डूइंग प्रोसीजर। नर्सिंग क्या करता है, यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी को जब क्या करते हैं, जब पेशेंट को केयर करते हैं या प्रोसीजर करते हैं। कौन कौन से? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया है एक ख़ास इन्फेक्शन के साथ, तो नर्स को चाहिए कि वो इन्फेक्शन मज़ीद लोगों को या मज़ीद दूसरी पीपल को इन्फेक्ट ना करे। तो उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सी प्रिवेंशन करनी चाहिए। ओके जी। टू मेंटेन द स्टेराइल जर्म फ्री फील्ड, तो जर्म फ्री इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट में कौन से एयरबोर्न कौन से डिजीज़ होते हैं, वाटरबोर्न कौन से डिजीज़ होते हैं, फूडबोर्न कौन से डिजीज़ होते हैं, तो ये नर्स को पता होना चाहिए। और ये कब पता होगा? जब वो माइक्रोबायोलॉजी को जानता हो। इसके अलावा टू कलेक्ट द स्पेसिमेन, जब वो कोई स्पेसिमेन लैब टेस्ट के लिए कोई स्पेसिमेन एग्जांपल लेते हैं, ब्लड लेता है, तो उस वक्त भी वो ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। टू इम्प्लीमेंट द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन हॉस्पिटल, और जब वो वैक्सीनेशन के वार्ड में जब उसकी ड्यूटी हो, तो वैक्सीनेशन के दौरान भी उनको पता हो कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ की जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा टू यूज़ द स्टेरिलाइज सिरेंज को यूज़ करना, स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट, और इसके अलावा नीट एंड क्लीन बेडिंग। और इसके अलावा आपने पेशेंट को टीच भी करना है, एजुकेट भी करना है कि ये डिज़ीज़ आपको लग सकते हैं या आप दूसरों का ज़रिया बन सकते हैं, क्योंकि आपसे ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो सकते हैं दूसरी पेशेंट में। तो इसके अलावा हैंड वॉशिंग और डिस्टेंस रखना, जैसे कोरोना वायरस में रखा जाता है। तो ये इसलिए सारा हम कुछ पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो नर्सिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके जी। मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि टीबी है जो वाटर ड्रॉप्स के ज़रिए वो ट्रांसफ़र होते हैं, इकोलाई, HIV, एड्स, शैगेला इन्फेक्शन जो हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है और वो फिर ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये सारे जो डिज़ीज़ है वो इंटरेक्ट करते हैं एक पेशेंट के साथ, तो उन नर्स को पता होना चाहिए कि ये डिज़ीज़ दूसरे पेशेंट में इसके ज़रिए जा सकती है, तो उसको टीच किया जाए और प्रिवेंट किया जाए इसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म माइक्रोबायोलॉजी की। यहाँ पर 4 साइंटिस्ट को डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन को याद रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 4 साइंटिस्ट है, तो इसलिए मैंने इनके मेन पॉइंट्स लिखे। तो आप भी अपने साथ कॉपी पेन उठाए और लिखना शुरू करें कि कौन कौन से साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है। पहले एंटोनी वैन लीeuwenhoek, ये बिजनेसमैन भी था और इसको बैक्टीरियोलॉजी प्रोटोजोलॉजी फादर भी कहा जाता है, इसलिए इसको बिजनेसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इन्वेंटेड किया था माइक्रोस्कोप को विद मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 300x। तो आपने ये टर्म याद रखना है, 300x। इन्होंने एक और भी काम किया था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आजकल आप इस्तेमाल करते हैं, ये टर्म जो इस्तेमाल करते हैं, पहले इनको नाम दिया गया था एनिमल्क्यूल्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं एनिमल्क्यूल्स। जी हाँ, पहले माइक्रोऑर्गेनिज्म को एनिमल्क्यूल्स कहा जाता था। ये पहले एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने टर्म इस्तेमाल किया था। तो ये था एंटोनी वैन लीeuwenhoek के बारे में। अभी आप अपने साथ फ्रांसिस रेडी के बारे में लिखते जाए कि इन्होंने क्या किया था। फ्रांसिस्को रेडी जो है ये पोएट भी था और इसको द फादर ऑफ द मॉडर्न पैरासाइटोलॉजी भी कहा जाता है। पहले आपने पढ़ा फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी प्रोटोजोलॉजी, वो कौन था? एंटोनी वैन लीeuwenhoek। और ये फ्रांसिस्को रेडी जो है पोएट जो है, इनको मॉडर्न ऑफ द पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। और इसके अलावा इनको द फाउंडर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया था, तो इनको एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और इसके अलावा इन्होंने चैलेंज किया था द थ्योरी ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो थी वो ये कह रही थी, थ्योरेटिकल थ्योरी थी कि नॉन लिविंग थिंग्स से भी लिविंग थिंग्स बन सकते हैं। इन्होंने ये प्रूव किया कि नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स नहीं बन सकते, बल्कि लिविंग थिंग्स से ही बनेंगे। और इन्होंने मैगॉट्स जो फ्लाइज होते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किया कि वो मैगॉट्स जो है स्मॉल इमेच्योर जो फ्लाइज है वो बनते हैं मैगॉट के एग से। तो आपने ये भी याद रखना है। मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आपको छोटे छोटे पॉइंट बताता जा रहा हूँ हर एक साइंटिस्ट का। इसलिए थर्ड हमारे पास आता है लुईस पास्चर। जी हाँ, लुईस पास्चर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो ये भी अपने साथ लिख लिए। इनको द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इनका फादर कौन है?
लोस पास्चर। जी हाँ, लोस पास्चर इन्होंने दो और भी काम किए थे। इन्होंने पास्चुराइजेशन प्रोसेस को भी इन्वेंट किया था और इन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस को भी इन्वेंट किया था। जी हाँ, ये भी आपने साथ लेके। पास्चुराइजेशन प्रोसेस जो मिल्क के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो कार्बोहाइड्रेट जब एंजाइम के जरिए चेंज किया जाता है एसिड में या अल्कोहल में, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। तो ये दोनों प्रोसेस किसने किए थे? लुईस पास्चर ने। जी हाँ, और इन्होंने थ्योरी डिस्कवर की थी, द थ्योरी ऑफ द जर्म डिजीज़। इन्होंने थ्योरी ऑफ द जर्म डिजीज़ भी डिस्कवर किया था। थ्योरी ऑफ जर्म डिजीज़ का मतलब है कि ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़ास किस्म की डिजीज़ प्रोड्यूस करेंगे। अगर किसी पेशेंट को एक डिजीज़ है, एक ख़ास सिम्टम्स के साथ है, तो दूसरे पेशेंट को जब वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर किया जाए तो उनको भी यही साइन सिम्टम वाली डिजीज़ काज होगा। तो ये किसने कहा था? द थ्योरी ऑफ जर्म डिजीज़, लुईस पास्चर ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और कारनामा इन्होंने किया था, इन्होंने डिसअप्रूव किया था थ्योरी ऑफ द एबायोजेनेसिस। जी हाँ, यही एबायोजेनेसिस जो पहले किसने किया था? फ्रांसिस्को रेडियाई ने किया था। तो इन्होंने भी लुईस पास्चर ने दोबारा एक्सपेरिमेंट के ज़रिए किए, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन्होंने एक और भी काम किया था कि बैक्टीरिया को डिवाइड किया था इन्होंने एरोबिक और इनएरोबिक बैक्टीरिया में। एरोबिक इनएरोबिक बैक्टीरिया को किसने डिवाइड किया था? दो कैटेगरी में, लुईस पास्चर ने। और इसके अलावा इन्होंने फर्स्ट आइसोलेट किया था वाइब्रो कोल्रा जो कोल्रा डिजीज़ काज करता है, जो हमारे पास डाइजेस्टिव डिजीज़ है। तो इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट आइसोलेट किया था इस बैक्टीरिया को। तो ये हमारे पास लुईस पास्चर हुआ, थर्ड साइंटिस्ट। हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट आता है। हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट जो है लुईस पास्चर के बाद हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट आता है रॉबर्ट कोच। जी हाँ, रॉबर्ट कोच जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे माइक्रोबायोलॉजी की कंट्रीब्यूशन में, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट कल्चर किया था बैक्टीरिया इन लेबॉर्ट्री। पहले बार लेबॉर्ट्री में बैक्टीरिया किसने कल्चर किया था? रॉबर्ट कोच ने। और इन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को, जो टीबी को काज करती है। और इसके अलावा बैक्टीरिया को स्टेनिंग जो प्रोसेस है, स्टेनिंग प्रोसेस है इन्हीं बैक्टीरिया को कलर करना, तो वो भी इन्होंने किया था, रॉबर्ट कोच के। और इन्होंने एक और भी कारनामा किया था, ही प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ द जर्म डिजीज। प्रूव द थ्योरी ऑफ द जर्म डिजीज। थ्योरी जो जर्म डिजीज़ की जो थ्योरी थी वो कौन से साइंटिस्ट ने बनाई थी? लुईस पास्चर ने। और किसने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव किया कि बिल्कुल ठीक है? रॉबर्ट कोच ने एक और भी कारनामा किया था, 4 पास्चुलेट इन्होंने बनाए हैं, और जिसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1905 में, 1905 में। आइंस्टाइन को भी इस डेट को दिया गया था और इनको भी। और 4 पास्चुलेट जो कोच पास्चुलेट भी ऐसे कहा जाता है, इन्होंने डिस्कवर किया था। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट बताया कि किस तरह आपने शॉर्ट पॉइंट को अपने साथ लिखना है। जब पेपर हो, जब अगले दिन पेपर, तो आपने एक नज़र इसी पॉइंट पर दोहरानी, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मसला नहीं होगा। और ये इसी तरह याद होता है, बाकी सिर्फ स्लाइड को रीड करने से नहीं होता।